नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की है। आज विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा का रिवाज है और इसी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शस्त्र पूजा की है दार्जिलिंग में। तो सुखना वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री ने ये शस्त्र पूजा की है और शस्त्र पूजा के बाद राजनाथ सिंह का पड़ोसियों को संदेश भी, देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगी सेना। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त आपको बता दें दार्जिलिंग में जहां पर शस्त्र पूजा की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और सुखना वॉर मेमोरियल पर ये रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। शस्त्र पूजा के बाद राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश को संदेश भी दिया है और ये बात कही है कि देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगी सेना। तो जिस तरीके से चीन लगातार विस्तारवादी नीति के साथ बॉर्डर पर आगे बढ़ रहा है और लगातार विवाद बना हुआ है और भारत भी तमाम तरह के प्रयास अपनी तरफ से कर रहा है, तो ये संदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगी पड़ोसी देशों को। तो विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की परंपरा है जिसके तहत आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शस्त्रों की पूजा की। तो दार्जिलिंग में इस वक्त वो मौजूद हैं जहां पर सुखना वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री ने ये शस्त्र पूजा की है। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी वक्त की जब उन्होंने इन शस्त्रों की पूजा अर्चना की। इस समय जब चीन और भारत के बीच लद्दाख में लगातार विवाद चल रहा है पिछले कई महीनों से, और ऐसे में यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं दार्जिलिंग जहां पर उन्होंने पड़ोसी देशों को संदेश भी दिया है। तो कहीं ना कहीं जो इरादे हैं अपने वो बता दिए हैं भारत ने, वो कितने मजबूत हैं। नागपुर से खबर है जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। सीएए के खिलाफ गलत वातावरण बनाया गया, मोहन भागवत ने बात कही, और सीएए के खिलाफ राजनीति की गई। भारत में कोरोना महामारी से नुकसान कम हुआ है, कोरोना पर सारा समाज एक होकर सक्रिय हुआ है, और राम जन्मभूमि पर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और वो ऐतिहासिक तरीके से बन गया है। तो राम मंदिर पर फैसले और भूमि पूजन को शांति से देश ने स्वीकार भी किया। ये सभी बातें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तब कही जब विजयदशमी के मौके पर वो अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे अपने कार्यालय में, और उस वक्त उन्होंने ये बात कही कि राम मंदिर पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया वो एक ऐतिहासिक फैसला है और वो फैसला पूरे देश ने स्वीकार भी किया बड़ी ही शांति के साथ। इसके साथ साथ नागरिकता कानून के लिए जो गलत धारणाएं फैलाई जा रही थी उससे माहौल बिगाड़ा गया, यानी कि सीएए के खिलाफ जो गलत वातावरण बनाया गया वो एक तरीके से उन्होंने ये बात कही कि ऐसी बातें फैलाई गई जिसके बाद ऐसा वातावरण बन गया। तो सीएए के खिलाफ राजनीति की गई और भारत में कोरोना को लेकर भी सरकार की तारीफ की है मोहन भागवत ने। उन्होंने ये बात कही कि भारत में कोरोना महामारी से नुकसान कम हुआ है और ये सब सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है। तो कोरोना पर सारा समाज एक होकर सक्रिय हुआ है। साथ ही राम जन्मभूमि पर निर्णय देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और उस फैसले को देश की जनता ने स्वीकार भी किया। तो नागरिकता कानून के खिलाफ माहौल बिगाड़ा गया, भारत में कोरोना से कम नुकसान हुआ और सीएए से किसी को कोई खतरा नहीं है। राम मंदिर के जो फैसले को सभी जनता ने, देश की जनता ने शांति से स्वीकारा। ये सभी बातें मोहन भागवत ने तब कही जब वो विजयदशमी पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मेरे सामने तथा ऑनलाइन पर उपस्थित सभी आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, श्रद्धेय संतवृंद, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, संघ के इतिहास में शायद संघ के प्रारंभ का दिन छोड़ दिया, 1925 की विजयादशमी को छोड़ दिया, तो प्रत्यक्ष इतने कम स्वयंसेवकों की उपस्थिति में पहली बार ये उत्सव हो रहा है। योजना से ऐसा है क्योंकि उत्सव का तो आनंद है, सर्वदूर है, विजयादशमी अपना विजय पर्व है, सारे समाज में आनंद है, लेकिन कोरोना के कारण बंधन भी है। उत्सव का हर्ष मन में रखते समय ही
इस पूरे कोरोना की कालावधि में उस बीमारी के कारण अथवा इस विशिष्ट परिस्थिति में अन्य कारणों से भी जो बंधु विदा हो गए दुनिया से, उनके स्मरण का विषाद भी है। और इसलिए एक विचित्र परिस्थिति है और उसका कारण हम सब जानते हैं, कोरोना की महामारी उसका कारण है। पिछले मार्च महीने के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सारे विषय चर्चा में थे दुनिया के, देश के, लेकिन वो सारे दब गए और उनकी चर्चा का स्थान इस महामारी की चर्चा ने ले लिया। अपने देश में भी घटनाक्रम समाज की और माध्यमों की चर्चा की दृष्टि से या हमारे अपने। तो वही गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया है। रामनवमी आज है और साथ ही विजयदशमी भी है। रामनवमी के अवसर पर कन्या पूजन की परंपरा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया और साथ ही कन्याओं का आशीर्वाद भी लिया। इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर में भी आरती की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गोरखनाथ भगवान, जो कि शिव का अंश कहे जाते हैं, शिवांश कहे जाते हैं, उनकी भी आरती की। तो तस्वीरें पूजा पाठ की इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में ये आरती करते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिन के दौरे पर गोरखपुर में गए हुए हैं, गोरखपुर में मौजूद हैं और लगातार पूजा पाठ के कार्यक्रमों में व्यस्त भी हैं और कई तस्वीरें उनकी हम आपको दिखा भी रहे हैं। लगातार उनकी तस्वीरें आ रही हैं गोरखनाथ मंदिर में पूजा करते हुए, कन्या पूजन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, धार्मिक अनुष्ठान करते हुए उनके ये दिन निकल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो रामनवमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कन्या पूजन किया और गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने ये कन्या पूजन किया है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, रामनवमी के अवसर पर कन्या पूजन की परंपरा है और उसी को निभाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, कन्याओं का आशीर्वाद लेते हुए ही हैं और ये कन्याओं को आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। कहा जाता है कि आज के दिन जो कन्या पूजन करता है, माँ उन पर अति प्रसन्न होती हैं और नवरात्रि के 9 व्रतों के बाद यही प्रथा है कि कन्या भोज कराया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि छोटी बालिकाओं को, छोटी कन्याओं को माता का ही रूप माना जाता है और उनका आशीर्वाद लेने से सभी कार्य सफल होते हैं। और इसी परंपरा को निभाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। कि नवमी की प्रशस्त तिथि में अभी 9 दुर्गा स्वरूप 9 कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति भारत की क्या सनातन आस्था रही है, उसका प्रतीक है कुमारी कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम। इस पूजन के तत्काल बाद विजयादशमी की शुभ तिथि प्रशस्त हो रही है और इस अवसर पर हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूँ। कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम आज अभी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर 9 दुर्गा स्वरूप भी अपने सभी कन्याओं को हृदय से बधाई देता हूँ। उनके पूजन का एक कार्यक्रम सम्मान यहाँ पे अभी संपन्न हुआ है। ये बेटियों के प्रति, कन्याओं के प्रति भारत के सनातन आस्था को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम के साथ प्रवेश कर रहे हैं।
मैं पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक विजयादशमी हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलने। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके रामनवमी की सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अष्ट सिद्धि नौ निधियों की प्रदाता करुणामयी शुभ फलदायिनी माता सिद्धिदात्री का आशीर्वाद समस्त साधकों को प्राप्त हो। मां के आशीष से जगत में स्नेह, समता, बंधुत्व और समरसता की भावना का प्रसार हो। मां की कृपा सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना है, यही कामना है। जय माता सिद्धिदात्री। संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालु माता की आराधना करने के बाद मंदिर में दर्शन करके 9 दिनों के व्रत खोल रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां भगवती से कोरोना के खत्म करने और इम्यूनिटी बढ़ाने की प्रार्थना भी की। तीर्थराज प्रयागराज के माता के शक्तिपीठ आलोप शंकरी मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने। आज नवमी का दिन है और नवमी के दिन लोग 9 दिनों के व्रतों का पारण करते हैं। पारण करते ही माँ की आराधना करते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना काल चल रहा था, जिस वजह से सभी भक्तों ने जो शक्ति की आराधना है वो कोरोना से जीत के लिए की है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आलोप शंकरी आलोपिन माता का मंदिर है और इस मंदिर में लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे मंदिर को खोला गया है। मंदिर को खोले जाने के बाद से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर प्रशासन ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जिसके साथ ही लोगों ने अपने अपने मन्नतों को पूरा करने के लिए यहाँ पूजन शुरू किया है। आप देख सकते हैं गणपति गणेश की मूर्ति लगाई गई है कि प्रथम पूज्य गणेश जी बाबा की यहाँ पूजा की जाए, उसके बाद माँ भगवती की आराधना की जाए। इस मंदिर में जो गर्भगृह है उसके अंदर एक झूला लगाया गया है और झूले में माता आलोप रूप में विराजमान है, जो सारे भक्तों की जो संकट हैं उसे आलोप करती हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ सुबह से ही लगी हुई है। हालांकि कोरोना काल है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मंदिर के प्रांगण में बिना मास्क के आना वर्जित है। इसके साथ ही बराबर यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इसके साथ मंदिर प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अनाउंसमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरह से आप नियमों का पालन करते हुए पूजन करें और दूसरे भक्तों को भी दर्शन का अवसर प्रदान करें। सभी भक्त अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रतीक्षा करने के साथ लोग यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ एक भक्त मौजूद है। क्या परिचय और कैसे आए आप यहाँ? सर मैं सिविलियन से आया हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ और माता रानी का ही एक भक्त हूँ। माता रानी का भक्त हूँ। जितना श्रद्धा होता है उतना पूजा करना ही चाहते हैं। कोविड चल रहा है, कोविड में क्या दिक्कत आ रही है लोगों को? नहीं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, अपने तरफ से सब कुछ। करने की क्या दिक्कत है? इसके लिए व्यवस्थाएं हैं। हाँ, दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हाँ ये हम ही लोगों के लिए हो रहा है। जो भी हो रहा है हम ही लोगों के लिए ही हो रहा है। हम लोग सुरक्षित रहें इसलिए हो रहा है और भगवान से भी मनाते हैं, भगवान जल्दी से जल्दी ये खत्म हो, सबको सही। कोरोना के लिए आपने शक्ति की आराधना की है? जी माता का पाठ करते थे, उसमें माँ से यही कहें भगवान ये महामारी को तुरंत जल्द से जल्द इसको हटाइए, अपने देशवासियों को सब सुरक्षित रखिए और यही चाहते हैं। धन्यवाद। तो जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुगण आ रहे हैं, सभी ऐसी मन्नत मांग रहे हैं कि कोरोना समाप्त हो और जल्द से जल्द लोग आम धारा में शामिल हो जाए। हमारे साथ एक श्रद्धालु है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? माधवी नाम है। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप और क्या मन्नत मांग रहे हैं? दर्शन करने आए, मन्नत नहीं मांगने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में आपने भगवती की आराधना की, शक्ति की आराधना की कि कोरोना जल्दी खत्म हो? अब वो तो सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो। और यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी व्यवस्था है। यह है अनिवार्य। तो श्रद्धालुगण शक्ति की आराधना कोरोना के खात्मे के लिए कर रहे हैं। सभी का यही कहना है कि जल्द से जल्द कोरोना समाप्त हो और हम आम धारा में शामिल हो जाएं और अपने कामकाज में वापस लौटें। आलोक मालवीय, न्यूज़ 1 इंडिया, आलोक शंकरी मंदिर, प्रयागराज।
तो जहां पूरे देश में आज रावण को जलाकर विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं कानपुर महानगर के बीचों बीच स्थित एक मंदिर ऐसा भी है जहां रावण की पूजा की जाती है। हर साल की तरह आज सुबह सुबह इस मंदिर के कपाट भी खोले गए हैं। वहीं मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि रावण विद्वान और पराक्रमी था, इसलिए उसकी विद्वता और पराक्रम के गुणों की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति रावण की पूजा करता है उसे विद्या और पराक्रम दोनों एक साथ मिल जाता है। यहाँ के जो राजा महाराजा थे, जो पूर्व रहने वाले थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है और ये पूरे उत्तर भारत में इकलौता मंदिर है। और हम लोग आज के दिन ही ये इनका जन्म उत्सव भी है और आज ही के दिन इनकी मृत्यु भी हुई है, तो हम लोग इनका जन्म उत्सव मनाते हैं, जो कि कड़वे तेल दिए जलाकर हम लोग इनका जन्म उत्सव मनाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। प्रतापगढ़ से खबर है जहां पर 2 युवतियों का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इलाके में नवाबगंज थाना इलाके में मिला युवतियों का शव। हत्या कर रेलवे किनारे शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। युवती के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। संग्रामगढ़ के धान के खेत में महिला का शव मिला है। 2 दिनों से गायब थी मृतक महिला। एएसपी समेत भारी पुलिस बल मौजूद है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में युवतियों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो एक युवती का शव रेलवे लाइन पर मिला और सर पर चोट के निशान मिले, वहीं दूसरी युवती का शव भी इलाके में मिला है। तो प्रतापगढ़ में 2 युवतियों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। नवाबगंज थाना इलाके में युवती का शव मिला है। हत्या कर रेलवे किनारे शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि युवती के सिर पर चोट का निशान मिला है। वहीं संग्रामगढ़ के धान के खेत में भी महिला का शव मिला और 2 दिनों से गायब थी मृतक महिला। तो एएसपी समेत भारी पुलिस बल मौजूद और अलग अलग थाना क्षेत्रों में युवतियों के शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। तो मनु सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। मनु सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, ये 2 घटनाएं हैं और 2 युवतियों के शव मिले हैं, दोनों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बताया जा रहा है। बता दें कि प्रतापगढ़ के जहाँ नवाबगंज थाने इलाके का मामला, जहाँ युवती का शव रेलवे ट्रैक पर मिलता है, वहीं ग्रामीणों ने जब पहुंच के लिए सुबह जाते हैं, देखते हैं हड़कंप मच जाता है। तो वहीं सूचना पर पुलिस पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है, लेकिन महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। तो वहीं ग्रामीणों ने पुलिस से जानकारी के मुताबिक बताया कि हत्या की आशंका ग्रामीणों ने जताया है। और दूसरा मामला जहां संग्रामगढ़ के हमीरपुर गांव का मामला है, जहां परिजनों ने महिला का, शादीशुदा महिला का ससुराल वालों के ऊपर हत्या का आरोप लगाते हुए 2 दिन से युवती लापता थी, जहां युवती का थाने में तहरीर देते हुए आशंका जताई थी, जहां 2 दिन बाद महिला के शव मिलता है। तो वहीं प्रतापगढ़ पुलिस दहेज प्रथा का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है, जहां अभी तक पीड़ित परिवार को कुछ सुनवाई नहीं हो सकी और न आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मनु, ये जो दूसरा शव मिला है, जिसके बारे में अभी आपने बताया कि हत्या का आरोप, दहेज प्रथा का आरोप इस पर लगा है, पर यहाँ पर जो युवती है उसके परिवार पर, तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी, परिवारजनों का क्या कुछ कहना है? परिवारजनों ने सीधा महिला के ससुराल वालों के ऊपर आरोप लगाया, दहेज प्रथा का आरोप लगाया, जहां उसके पति के ऊपर, सास के ऊपर, ननद के ऊपर और ससुर के ऊपर सीधे आरोप लगाते हुए एसपी से परिजनों ने लगातार आरोप लगाते हुए हत्या का आरोप जताया और दहेज प्रथा का आरोप जताया। जहां 2 दिन पहले परिजनों ने संग्रामगढ़ थाने में तारीफ भी दी थी, गुमशुदगी की। 2 दिन बाद महिला का शव मिलता है। ठीक मनु, आप जानकारी अपडेट लेते रहिए और हम आपसे इस पूरे खबर के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बरेली से खबर है जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। न्यूज़ वन इंडिया में खबर दिखाए जाने के बाद बरेली पुलिस हरकत में आई और प्रेमी जोड़े को अजमेर से बरामद कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और लड़की को पुलिस सुरक्षा में रखा गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले बरेली से लव जिहाद का मामला सामने आया था। अधिकारी ने बताया कि लड़की के घर से आरोपी बिलाल ने 5.5 लाख रुपए चोरी किए थे, जिसमें से 3,08,000 रुपए उसके पास से पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला और इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है।
ये थाना किला का मामला है, जिसमें 17 तारीख को एक लड़के के साथ चली गई थी। लड़की के पिता की तहरीर पर इसमें 363-66 का मामला दर्ज किया गया था और पुलिस के द्वारा लगातार ही जो युवक युवती हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच में इनको अजमेर पुलिस के मदद से इनको बरामद किया गया और पुलिस की जो बरेली पुलिस की टीम थी इनको वहाँ से लेकर यहाँ आई और यहाँ पर जो पूरी कार्रवाई है, जिसमें कि मेडिकल परीक्षण के उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसमें जो अभी तक तथ्य हैं, इसमें जो लड़का है और लड़की है जो गए थे, ये घर से 5 लाख से अधिक पैसे लेके चोरी करके गए थे, जिसमें कि जो लड़का है उसके पास से 3,18,000 रुपये बरामद हुए, जिसमें कि चोरी की धारा की वृद्धि की गई है। साथ ही साथ जो युवती है उसके 2 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए, जिसमें कि फर्जीवाड़े की जो अपराध है उसकी धाराएं की वृद्धि करते हुए जो लड़का है उसको जेल भेज दिया गया है। साथ ही साथ जो युवती है उसका मेडिकल परीक्षण हो चुका है और उसका 164 CRPC के अंतर्गत बयान कराने की प्रक्रिया चल रही है। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब आपको बता दें कि ये दोनों ही यानी कि प्रेमी जोड़ा अब पुलिस की गिरफ्त में है। लड़के को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और वहीं लड़की को अभी सुरक्षा में ही रखा गया है और जिसमें से इस आपको बता दें कि प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर 5 लाख रुपए की चोरी करके घर से भाग गए थे, जिसमें से 3,08,000 रुपए लड़के के पास से पुलिस ने बरामद किए। तो अब दोनों ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। तो बरेली से कुछ दिनों पहले लव जिहाद का ये मामला सामने आया था और जिस खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता के साथ दिखाया तो लड़की अभी पुलिस सुरक्षा में है और लड़के को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो जब ये दोनों घर से गए तो 5 लाख रुपए लड़की के घर से चोरी करके लेके गए। तो बिलाल नाम है युवक का, जो कि अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और वहीं 3,08,000 रुपए पुलिस ने बरामद भी कर लिए हैं इनके पास से। तो अब हमारे साथ एनसीएल अध्यक्ष और विस्थापित संघ नेता सत्येंद्र कुमार साहू जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सत्येंद्र जी न्यूज़ वन इंडिया पर। जी सत्येंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से मडौली से उजाड़े जा रहे हैं विस्थापित, तो उनके लिए पुनर्वास योजना होनी चाहिए और बीते समय में जिन्हें हटाया उन्हें आज तक पुनर्वास योजना का लाभ नहीं मिला, आखिर क्यों? मैडम जी, यहाँ पे क्या है ना, पूरा कोल माइंस है, आदिवासी क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जी, और यहाँ पे जो है कि कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आज के 40 साल पहले जो नौकरी लगी थी उनका आज तक मुआवजा जो है कि प्लाट वगैरह अभी तक नहीं मिला है। इसके बाद में जो है कि 2002 में जो जमीन अधिग्रहित हुए हैं, आज 20 साल हो गया, अभी तक उन लोगों का मुआवजा नहीं दिया गया, जमीन वैसे ही काटा जा रहा है। और उनसे बोला गया भाई हम लोग का मुआवजा दिया जाए, तो वो लोग बोले कि आपका जमीन नहीं है। 5 साल बाद 2005 में और बोले आपकी जमीन नहीं है, जंगल की जमीन है। हमने जंगल विभाग के पास दौड़ना चालू किया और जो है 2 साल दौड़े। 2 साल के बाद जो है वो लोग जंगल विभाग वाले हमको लिखित दे दे कि आपकी जमीन है जी, इसलिए कि 1949 का हम लोग का पट्टा है। जंगल विभाग बंदोबस्त आया था 1973 में, तो उन्होंने लिखित दे दिया कि आपकी जमीन है। तो उस लिखित को लेके एनसीएल के पास हम गए, तो वो लोग बोले कि आप कोर्ट चले जाइए, ऐसे नहीं मुआवजा देंगे। 2007 में हम फिर कोर्ट गए, 2007 से लेकर 2020 हो गया, अभी तक हम लोग को 1 पैसा नहीं दिया गया। उस जमीन में मशीन चल रही है, खदान कोयला निकाल रहा है। और कोर्ट में जाते हैं तो जज साहब बैठेंगे, साल 6 महीना तक रहेंगे, 2-3 पेटी तक, तब तक में ट्रांसफर हो जाएगा कहीं और, फिर आएंगे, फिर शुरू से देखेंगे। ऐसे देखते देखते आज 14 साल हो गया जी, उनसे पीछे दौड़ते दौड़ते, फिर बहस में लगा हुआ है और लॉकडाउन लग गया जी। अभी तक हम लोग का निवारण 7 महीने से लॉकडाउन से बिल्कुल नहीं हुआ जी। हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो चुके हैं जी, यानी कि लीपापोती की जा रही है और एक जो सही समाधान मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा मैडम जी,
मुडौली गांव को निगाही और दुधीचुआ और जयंत खदान के विस्तार के लिए स्थापित किया जा रहा है, लेकिन एक ही गांव में अलग अलग स्थानों के हिसाब से अलग अलग मुआवजा राशि क्यों निर्धारित की जा रही है? मैडम ये उन लोगों का जबरदस्ती है। जब एक ही गांव है, पटवारी के नक्शे में भी वही गांव है, मेढ़ौली ही, इसके बाद में वो 10 नंबर वार्ड भी है और दुधी चुआ बनाया अलग, वो अपने हिसाब से जयंत उसी गांव को बना दिया, उसी गांव को निगाही बना दिया। और एक ही बार 2011 में अधिग्रहित हुई है पूरी जमीन। गाइडलाइन कलेक्टर का भी एक ही है मैडम, लेकिन इन लोगों का रेट में इतना अंतर है कि 5.5 डिसमिल जमीन का 46,000 दुधी चुआ दे रहा है, जयंत उसी जमीन का 10 लाख रुपए दे रहा है जी। और इस तरह से चल रहा है यहाँ पे मनमानी तरीके से। इसके संबंध में कहीं भी हम लोग दौड़े, कई बार हड़ताल किए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग दौड़ते दौड़ते गांव के लोग बेहाल हो चुके हैं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं है जी। इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, तो गांव के लोग परेशान हो चुके हैं, बेहाल हैं जी। कहाँ कहाँ दौड़ चुके हैं, कोई सुनता नहीं है। प्रबंधक के पास कई बार मीटिंग हुआ, आश्वासन मिलेगा थोड़ा बहुत, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। अगले बार तो बुलाना ही बंद कर देंगे। जब पब्लिक लेकर हम लोग इधर उधर दौड़ेंगे चारों तरफ, तो थोड़ा सा बुला लेंगे, फिर किनारे कर देंगे। ठीक, तो 2011 में आपसे पूछना चाहूंगी, 2011 में जिस तरीके से ये गांव स्थापित किया गया था और उसके बाद जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ, जैसे कि आपने बताया, तो 2011 में ग्राम को विस्थापित के लिए लिया गया और 2008 का इनका रिकॉर्ड मांगा जा रहा था, लेकिन जब नापा गया तो 2013 में नापी हुई। ऐसे में 18 वर्ष से जो ऊपर के बालिक हैं, सभी लोगों को विस्थापन नीति का लाभ मिलना चाहिए। फिर मिलना तो चाहिए, लेकिन दे कहाँ रहे हैं मैडम? हम लोग तो कुछ भी कर ले रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल दिए हैं। जो 2013 में नापी हुआ मकान, उन लोगों का मुआवजा 2020 तक में पैड नहीं किए हैं। अब पुनः जो है कि उसको सत्यापन करके ब्लास्टिंग कर रहे हैं 50 मीटर पे। जब ब्लास्टिंग करने लगते हैं तो हम लोगों को बाहर घर से निकाल लेते हैं, तब ब्लास्टिंग होता है। अब बताइए उस स्थिति में मकान बचेगा कि गिर जाएगा? अगर थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है तो उसका पैसा काट के, जहां पहले बार उसको बनाया गया था 30 लाख रुपए, तभी 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, किसी का 0 इस तरह से मुआवजा बना हुआ है मैडम। कैसे उठाए बताइए आप लोग? बिल्कुल। तो फिर ऐसे में जैसे एनसीएल की खदानों के जो विस्तार के लिए करीब 10,000 परिवार ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, उनके लाभ के लिए क्या नीति अपनाई जा रही है? जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं, लिए कोई नीति नहीं है, उनको पुनर्वास का कोई ध्यान नहीं है। 40 साल से नहीं दे रहे, तभी क्या देंगे वो? पुनर्वास का कोई मतलब उनके पास नहीं है, वो खाली आश्वासन देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। यहाँ पे जबरदारी है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। किसी अधिकारी पास आप दौड़िए, यहाँ पर कलेक्टर साहब को भी कई बार हम लोग मौखिक लिखित दी है, सब कुछ किए, एक बार भी उनके पास समय नहीं मिल रहा है कि जाके गाँव में घूम। सत्येंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? आपकी तरफ से क्या करना चाहिए? प्रशासन हम लोगों को लिए कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, न तो यहाँ का कोई भी अधिकारी। ठीक सत्येंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।